बच्चों, अम्ल क्षार के पहले वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। बाकी आगे के बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग आगे देख रहे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अम्ल क्षार आज कैसे उनकी परिभाषाएं बनी, पुरानी अवधारणाएं क्या थीं, पुराने ज़माने के लोग अम्ल क्या कहते थे, क्षार किसे कहते थे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों आप बताइए, जब आप इमली खाते हो आपको खट्टा लगता है, तो कभी आपने सोचा कि क्यों खट्टा लगता है? नींबू भी खट्टा लगता है, कच्चे आम भी खट्टे लगते हैं, संतरा भी खट्टा लगता है। तो जो ऐसे पदार्थ हैं आपको जो खट्टे लगते हैं स्वाद में, कभी आपने विचार किया कि वो क्या हैं, क्यों खट्टे लगते हैं? तो बेसिकली वो अम्ल होते हैं बच्चों। आइए देखते हैं अम्ल क्षार के आज कुछ परिभाषाएं हैं। हम उनके बारी बारी से सभी को देखेंगे। बच्चों अम्ल और क्षार की 3 परिभाषाएं मेन रूप से हैं। एक पहली परिभाषा है जो बचपन में आप पढ़ते आए हो, जिसको हम नाम दे रहे हैं पुरानी अवधारणा। क्या? पुरानी अवधारणा मतलब पुराने जमाने के लोग अम्ल किसे कहते थे और क्षार किसे कहते थे, वो चीज़ पुरानी अवधारणा के अनुसार हम पहली परिभाषा देख रहे हैं। बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, कच्चे आम हो गए, ये सभी हैं। सिरका हो गया, सिरका घर में बनता है। तो आप ये जो खट्टे स्वाद वाले पदार्थ खाते हो वो खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अम्ल पाया जाता है। अब ये नहीं कहना कि जो आम है वो अम्ल है, जो नींबू है वो अम्ल है, नहीं। उसमें जो खट्टापन पाया जाता है वह अम्ल की वजह से होता है। तो ये पुरानी अवधारणा थी। तो इस परिभाषा को भी हम लिखते चलें, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो उसको एक बार फिर से हम मेमोराइज कर लेते हैं। पुरानी अवधारणा के अनुसार जो हमारा अम्ल है, अम्ल कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, कामा अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोग अभी अम्ल का जो परिभाषाएं हैं बेसिक, या जो उनके उदाहरण हैं उनको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे उदाहरण जो खट्टे हैं और किस वजह से खट्टे हैं, अम्ल की वजह से। जैसे इमली है ना, इमली में क्या है, इमली अम्ल नहीं है, इमली में जो खट्टापन पाया जाता है वो अम्ल की वजह से है। नींबू और क्या, सिरका आदि। तुम्हारी पुरानी अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों अम्ल कहलाते हैं। जैसे इमली, नींबू, सिरका, ये इनका खट्टापन जो है अम्ल की वजह से है। हमारी अगली परिभाषा है इसी के आधार पर क्षार। क्षार किसे कहेंगे? बच्चों जैसे स्वाद में खट्टे वाले को अम्ल कहते हैं, वैसे जो कड़वे होते हैं ऐसे पदार्थ, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कामा क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं। हम बाद में एक हेडिंग के रूप में देख लेंगे कि कब इसे क्षार कहेंगे, कब इसे भस्म कहेंगे। तो क्षार को ही भस्म भी कहते हैं। तो हम बाद में एक छोटी सी इनमें डिफरेंस होती है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्षार कब कहेंगे और भस्म कब कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब इसके उदाहरण को अगर हम लोग देखें बच्चों,
तो आप लोगों में से जो सुरती वगैरह खाते होंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग चखिए, तो उसमें जो चूना होता है, चूना, उसका स्वाद कड़वा होता है। तो जब आप चखेंगे तो उसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। और जैसे कभी कभी आप नहाते समय अपने मुंह में जब साबुन पा जाते हैं या आपके मुंह में साबुन चला जाता है तो काफ़ी कड़वा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि साबुन क्षार है, साबुन में जो कड़वापन है वो क्षार की वजह से। तो बच्चों ये दो परिभाषाएं हमने पुरानी अवधारणा के अनुसार देखी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होने हम अम्ल कहते हैं, जैसे इमली, नींबू, सिरका आदि। तो इनको आप ऐसे मत कहिएगा कि इमली अम्ल है, नींबू अम्ल है, सिरका अम्ल, नहीं। आप कहेंगे इसका खट्टापन किसकी वजह से है? अम्ल की वजह से। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों उन्हें हम क्षार कहते हैं, जैसे चूना हो गया और साबुन हो गया। इनमें जो कड़वापन है वो किसकी वजह से है? क्षार की वजह से। बच्चों अगली परिभाषा है हमारी, एक आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक थे जिसका हम लोगों ने पहले वीडियो में जिक्र भी किया था, उसको देखते हैं। तो दूसरी परिभाषा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो अब की बार हम लोग दूसरी परिभाषा देख रहे हैं, किसके अनुसार? आर्हीनियस। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर कोई चीज़ हम बता दिए, मान लो एक कोई इंसान था, वो अम्ल की परिभाषा ये बता दिया कि भाई अम्ल ये है, कोई बता दिया कि अम्ल ये है, ठीक है। अगर कोई बता दिया कि अम्ल ये है ना, अब उसी परिभाषा को बाद में कोई दूसरे रूप में व्यक्त करे या उसी चीज़ कोई दूसरा बताए, तो इसका मतलब पहली परिभाषा में कोई ना कोई कमी रही होगी। आइए देखते हैं। जो पहली परिभाषा थी उसमें हमने स्वाद के बेस पे देखा था कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। अब आप जाओ सभी चीज़ों को टेस्ट करो और चेक करो, देखो कि हाँ स्वाद में खट्टा है, ठीक है ठीक है, ये अम्ल है। इसको टेस्ट करो, कड़वा है, ये क्षार है। अगर आप टेस्ट कर रहे हो, गलती हो गई अगर, तो अगर वो अम्ल नहीं निकला तो क्या होगा? समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम सभी पदार्थों को टेस्ट नहीं कर सकते। आप जान रहे हो केमिकल है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप टेस्ट करोगे तो उनका स्वाद बताने से पहले डिलीट होने की संभावना आ जाती है ना। इसलिए हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप जो है अम्ल या क्षार को टेस्ट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए आर्हीनियस के अनुसार जो अम्ल है वो क्या है। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या है? इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में घोलें, इसको लिखते हैं हम लोग, ऐसे पदार्थ जिन्हें या जिनके या जो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिखेंगे आप H+ देते हैं, कामा क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या दें? H+ दें, H+ हाइड्रोजन आयन दें, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे शुरू करते हैं। जैसे आपने सिरका अभी देखा, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो CH3COOH है। CH3COOH है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। और अगर हम इसके नीचे AQ लिख दें, क्या लिख दें? AQ, तो आप समझ जाएंगे कि पहले चैप्टर में आपको बताया गया था AQ माने एक्वस यानी जलीय। तो जब इसको आप जल में घोलोगे, एक्वस माने जलीय, जब इसको जल में घोलोगे तो आपको यह CH3OO- और H+ देता नजर आएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो H+ दें, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। अर्थात ये हमारा क्या है? एक अम्ल है। अब आप इसको समझिए, जो हमने पहली हेडिंग अम्ल क्षार में पढ़ी थी, क्या वैद्युत अपघट्य पढ़ा था?
वैद्युत अपघट्य। इसका मतलब हमारा ये पहले क्या है, ये एक वैद्युत अपघट्य है जो जल में वियोजित हो गया, आयनित हो गया, और उसमें से एक आयन हमारा क्या है, H+ है, तो इसलिए हमारा क्या है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल है। अगला देखते हैं HCl। इसको जब जल में घोलेंगे तो हमें मिल जाएगा H+ आयन और Cl- आयन। आपका HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके आमाशय में, पेट में पाया जाता है। जैसे सुने होंगे आप लोग कि हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ गई, एसिडिटी हो गई, तो वो यही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो H+ और Cl-। अब ये भी क्या कर रहा है, जल में H+ दे रहा है, आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन, तो आर्हेनियस के अनुसार ये भी क्या है, अम्ल है। अगला HNO3, इसको जल में घोलेंगे, ये भी हमें H+ देते नजर आएंगे, और NO3-, तो ये भी हमारे क्या हैं, अम्ल है। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर या जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन दे, उन्हें हम लोग अम्ल कहेंगे। बच्चों, अब इसी के अनुसार, मतलब आर्हेनियस के अनुसार हम देखते हैं कि क्षार की क्या परिभाषा है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, और देखिए, जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहित करिए, हमें भी मज़ा आए पढ़ने में, पढ़ाने में। चलिए, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या है। जैसे अम्ल ने H+ दिया, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड पढ़ेंगे ना, हाइड्रा ऑक्साइड आयन ब्रैकेट में OH- देते हैं, कामा, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर या जल में घोलने पर क्या दें, हाइड्रोक्साइड आयन दें, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे आप लोग साबुन की हमने जिक्र किया था, साबुन में जो पाया जाता है क्षार, वो कास्टिक सोडा होता है, इसे NaOH भी कहते हैं। ये एक्वस है, एक्वस मीन्स इसको जल में हम घोल रहे हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा Na+ और OH-। क्या मिलेगा, Na+ और OH-। तो NaOH को जल में घोलने पर हमें OH- मिला, तो आर्हेनियस के अनुसार ये क्या है, एक क्षार है। ऐसे अगर आप KOH को देखेंगे, इसको जल में घोलेंगे, यह भी आपको K+ देता हुआ और OH- देता हुआ नजर आएगा। ये भी हमारा क्या है, क्षार है। अगला NH4OH, इसको जब जल में घोलेंगे, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोलेंगे तो आपको मिलेगा NH4+ और प्लस OH-। बच्चों, आपने देखा आर्हेनियस ने क्या बताया कि जो H+ दे उसे अम्ल, जो OH- दे उसे क्षार। कब, जब उनको हम जल में घोलें। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो इनकी इस परिभाषा में थोड़ी सी कमियां रह गई थी, कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसके अनुसार एक अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ब्रांस्टेड-लारी। क्या नाम था, ब्रांस्टेड-लारी। तो आइए इनकी तीसरी परिभाषा देखते हैं अम्ल क्षारों की, कि अम्ल किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे। तो तीसरी परिभाषा है हमारी ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार। बड़े अच्छे नाम है ब्रांस्टेड-लारी। आइए
इन्होंने अम्ल को क्या कहा, इन्होंने अम्ल के बारे में क्या बताया। बच्चों इनकी पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ा बताइएगा, विचार करिएगा, 9th में पढ़े हैं आप कि कितना सही बोल रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हों, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, कामा अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, कामा अम्ल कहलाते हैं। और इनकी क्षार की भी परिभाषा यहीं पे लिख लेते हैं हम। इन्होंने क्या कहा क्षार के बारे में, इसी का उल्टा कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, कामा क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, कामा क्षार कहलाते हैं। इनकी परिभाषा तो हमें समझ में नहीं आ रही बच्चों, आपको समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अम्ल कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अम्ल दें, प्रोटॉन दें। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करें, यानी जो देगा वो प्रोटॉन वो अम्ल, जो लेगा वो क्षार। बच्चों हम तो 9th में जब थे तो हम तो यही पढ़े थे कि एक अगर परमाणु है, ये उसका नाभिक है, तो नाभिक में उसके कौन कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन हम तो पढ़े थे कि चारों चक्कर लगाते हैं। बच्चों हमें वहाँ पे यही बताया गया था, या हम आज तक अपनी केमिस्ट्री के नॉलेज के आधार पे यही जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल सकता है या आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं पढ़े थे, आज तक ना पढ़े कि प्रोटॉन भी कभी निकलेगा या प्रोटॉन भी कभी आएगा। प्रोटॉन भी कभी निकलेगा या प्रोटॉन भी कभी आएगा। तो अच्छा बच्चों ये चीज़ क्यों कह रहे हैं ये कि प्रोटॉन दे सकता है? अरे हम तो यही जानते हैं कि प्रोटॉन अगर नाभिक से निकल गया तो नाभिक नष्ट हो जाएगा, यानी परमाणु खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो परमाणु जब नष्ट हो जाएगा तो हमारा परमाणु बचा ही क्या, वो प्रोटॉन देने न लायक बचेगा, न दूसरा वाला लेने लायक बचेगा। तो इस असुरा ब्रांस्टर लारी कैसे बोल दिया कि प्रोटॉन देता है? हाँ आइए देखते हैं थोड़ा सा। कुल मिला जुला के बात अटक रही है हाइड्रोजन आयन पे। अगर हाइड्रोजन को आप पढ़ लिए बढ़िया से तो आपको समझ में आएगा कि इस सपना में क्या देखा था। रात में सोया और सुबह उठ के लिख दिया कि प्रोटॉन देता है, तो आप अगर समझ जाएंगे, देखिए थोड़ा सा हम समझाते हैं। अच्छा हाइड्रोजन के बारे में बताइए थोड़ा सा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी क्या है, 1 है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपने पढ़ा होगा 9th में कि जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, 1। जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। और परमाणु भार आप जानते हो कि जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है उतना उसमें से प्रोटॉन हो जाएगा और बचा हुआ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो संख्या है 1, इसमें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जितना होगा पहले उतना प्रोटॉन हो जाएगा, इसे कौन समझौता ना। अब बचे क्या, अब 1 में से 1 चला जाएगा तो मतलब न्यूट्रॉन कितना बचा, 0। यानी जो साहब हैं हाइड्रोजन साहब, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। तो 0 न्यूट्रॉन है तो कहाँ लिखें, इसको परेशान कर रहे हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन साहब के पास है, ठीक है। अब हाइड्रोजन साहब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तभी तो H+ बना हमारा। H+ कैसे बना, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उनके ऊपर प्लस आता है। अरे जब ये 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अरे अक्के था ये, गरीबी पहले से थी, 1 और निकाल दिए और वो गरीबी आ गई।
जो बचा खुचा था सब चला गया। यानी जब H प्लस बना, आर्यन से ही बताया था ना, जो H प्लस देता है उसे अम्ल कहते हैं। यानी जब H प्लस बना तो कैसे बना, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो निकाल के, तो अब जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया, बचा का प्रोटॉन कितना, 1। ठीक है, यानी जो H प्लस है उसके पास एक प्रोटॉन है, एक इसके सिवा और कुछ नहीं है ना बच्चों। यानी हम इसको बोलें H प्लस को कि ऐसा आयन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, नहीं, H प्लस को बोले हम कि ऐसा आयन है ये जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास एक प्रोटॉन है, जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है। अरे इतना बढ़ा चढ़ा के कहाँ बोलें, हम इनको ऐसे ही बोल दें कि भैया तुम्हारे पास केवल एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं है। जब इनके पास एक प्रोटॉन ही है तो हम कह देंगे भैया तुम केवल प्रोटॉन हो, तुम्हारी औकात क्या है, प्रोटॉन है, तुम केवल एक प्रोटॉन हो। यानी H प्लस को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है। समझ रहे बच्चे। तो जो H प्लस है वही हमारा क्या है, प्रोटॉन है। तो देखिए ये चीज़ जो है ना, केमिस्ट्री में दुनिया में जितने लोग होंगे आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, सबको पता होगा कि जो प्रोटॉन दे उसे अम्ल, जो प्रोटॉन दे उसे अम्ल, जो प्रोटॉन ले उसे क्षार। लेकिन कभी विचार करिएगा, कभी पूछिएगा कि भैया कैसे प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है, तो ये हम आपको बताएं कि H प्लस का दूसरा नाम ही क्या है, प्रोटॉन। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जो H प्लस है, HCl को जब हम जल में घोलेंगे तो यहाँ से हमें H3O प्लस प्लस Cl माइनस, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो जब हम अम्ल को, कौन से अम्ल को, HCl को जल में घोले तो H3O प्लस बना और Cl माइनस बना। तो ध्यान से देखिए, इसका अपना H जो था वो इसके पास चला गया, यानी इसके पास H प्लस आ गया, यानी इसके पास एक प्रोटॉन आ गया, और ये Cl माइनस एक बचा रह गया। तो ये हमारे क्या है भाई साहब, अम्ल हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। ऐसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ HCl से जल ने प्रोटॉन क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है, प्रोटॉन क्या किया, ग्रहण किया है। ठीक बच्चों, यहाँ पे HCl से जल ने प्रोटॉन ग्रहण किया, इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस को कहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे NH3 है, अमोनिया क्षार होती है बच्चों। जैसे जो मूत्रालय होते हैं, जो पशुओं के मतलब गौशालाएं होती हैं, वहाँ से जो दुर्गंध आती है, कड़वापन आता है, तीखड़पन आता है, वो क्या होता है, वो अमोनिया होती है। इसको जब आप जल में घोलोगे तो यहाँ से आपको ये अमोनिया जो है, ये क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है, और ये तो जल है आपका, देख ही रहे हो। जो क्षार है ये यहाँ से H प्लस लेता हुआ नजर आएगा, यानी NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन बनता हुआ नजर आएगा बच्चों। तो यहाँ पे इसका जो H प्लस था, एक H, 2H है, एक H जो है इसके द्वारा ले लिया गया अमोनिया के द्वारा, और अमोनियम आयन बना दिया गया। तो ये हमारे क्षार साहब हैं। क्षार क्या है, जो प्रोटॉन ग्रहण करें, यानी H प्लस इन्होंने ग्रहण किया, यहाँ पे इन्होंने H प्लस दिया, ये अम्ल हो गए, ये क्या हो गए, क्षार हो गए। तो बच्चों ये हमारी 3 परिभाषाएं थी, एक परिभाषा और छोटी सी है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों अगली परिभाषा हमारी लिटमस पेपर के अनुसार है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ये एक कागज़ आता है, तो उस कागज़ को आप जब अम्ल में डालोगे तो वो रंग बदलता है। अगर क्षार है तो कुछ अलग अलग रंग, अगर अम्ल है तो कुछ अलग रंग।
तो इसके अनुसार भी हम लोग जो है एक परिभाषा बना सकते हैं। तो आइए, एक लिटमस पेपर होता है, आपको पेपर मिलेगा, उस पर बहुत सारे एक ही कलर का रहेगा। तो उसको जब आप किसी विलेन में डालोगे तो वह डुबोने के बाद रंग बदल देता है अपना। तो जैसा रंग होगा उसी के अनुसार आप बता दोगे कि वह अम्ल है कि क्षार है या कुछ भी नहीं है। तो अम्ल लिटमस पेपर से कैसे बताते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर से वही सब उदाहरण हम फिर से नहीं लिख रहे हैं। जो लाल कर देते हैं, इसको याद रखिएगा। नीला लिटमस पेपर अगर होगा तो उसे वो क्या कर देंगे, रंग उसका लाल कर देंगे, उन्हें हम लोग अम्ल कहेंगे। अम्ल वही सब उदाहरण है फिर से, है ना, HCl, HNO3। ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को, इसका उल्टा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। हमने 4 परिभाषाएं देखी हैं अम्ल क्षार की, उनको पहचानने के 4 तरीके हैं। आइए इनके हम लोग बारी बारी से गुण देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, अम्लों के गुण या अम्ल के सामान्य गुण। तो बच्चों, अम्ल के जो गुण हैं उनको देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्षार के गुण। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा, अम्ल के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बच्चों, जो अम्ल है इसका पहला गुण है, इसमें लिख लीजिएगा, इनके निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, जो अम्ल होते हैं ये प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब ये नष्ट करने वाले होते हैं। अगर आप अम्ल को, अगर वो बहुत सांद्र अम्ल है, अगर उसको कागज़ पे डाल देंगे आप तो वो गल जाएगा। कागज़ क्या होगा? गल जाएगा। जैसे आपके हाथ पे अगर अम्ल गिर गया तो आपका हाथ जल जाएगा। अरे यहाँ तक कि अगर बहुत हाईली कंसनट्रेटेड अम्ल होगा तो यहाँ पे अगर आप एक बूंद गिराओगे तो वो नीचे से गिर जाएगा। सोचो कितना प्रबल होता है। तो पहला हम इसको लिख रहे हैं, अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब उसे नष्ट कर, दूसरे पदार्थों को नष्ट करने वाले, दूसरे पदार्थ को नष्ट करें। अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। ये लकड़ी, कागज आदि को गला देते हैं। आदि क्या करते हैं? गला देते हैं। जो अम्ल होते हैं ये प्रबल संक्षारक होते हैं और ये लकड़ी, कागज आदि इन छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, कपड़ा हो गया, इनको क्या करते हैं, ये गला देते हैं। इनका जो दूसरा गुण है वो ये है, अभी हमने पहले देखा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, परंतु इन्हें चखना नहीं चाहिए। अब सोचो, अम्ल इतना संक्षारक है कि अगर आपके यहाँ पे गिर गया तो पूरा छेद कर देगा, यहाँ से निकल जाएगा।
तो अगर आप उसको चखोगे तो आपके चेहरे का, आपका मुंह का क्या हाल कर देगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड अटैक लड़कियों के ऊपर जो है, अक्सर जो अत्याचारी पुरुष हैं, जो दुष्ट समाज में अराजक तत्व हैं, वो लोग लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं चेहरे पे। तो एसिड फेंकने से उनका चेहरा जल जाता है। सोचो कितने दुष्ट लोग हैं समाज में। तो वो लोग, वही अम्ल होता है, एसिड मतलब अम्ल, वही फेंकते हैं। तो सोचो वो कितना खतरनाक होता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो उसको अगर आप चखोगे तो आपके चेहरे का क्या हाल होगा, आपके शकल का, आपके जीभ का क्या हाल होगा। इसलिए कभी भी आप अम्ल को चख कर मत देखना। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु इन्हें आपको चखना बिल्कुल नहीं है, इन्हें आपको बिल्कुल चखना नहीं है। तीसरा, अम्ल जल में विलेय होते हैं। अम्ल जल में विलेय होते हैं तथा घोलने पर यानी आप जब अम्ल को जल में घोलोगे, घोलने पर उष्मा उत्पन्न करते हैं। जब आप किसी अम्ल को जल में घोलोगे तो बच्चों वहाँ से आपको उष्मा मिलेगी। यानी मान लीजिए आप एक बीकर लिए, इसमें पानी है और इसमें आप अम्ल डाल रहे हो धीरे धीरे। जब अम्ल डालोगे तो आप देखोगे कि ये जो बीकर है, ये जो बर्तन है जिसमें आप पानी मिला रहे दोनों को, अम्ल और क्षार को, अम्ल और पानी को, तो ये बर्तन आपका गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप जल्दी से मिला दिए तो ये बर्तन इतनी गर्मी की वजह से टूट जाता है। अगर कांच का बर्तन है तो टूट जाता है। तो हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, एक स्टार बना के लिखिएगा इसमें, कि कभी भी आप लैब में जाएंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, तो कभी भी आप जो है, कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना है। अम्ल में पानी, कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना है, बल्कि पानी में क्या डालना है? अम्ल डालना है। कभी भी आप जो है, कभी भी इसको स्टार बना लिखिएगा। जब आप प्रयोगशाला में कभी भी जाएंगे प्रयोग करने, तो कभी भी आप जैसे अम्ल ले लिए इसमें और इसमें पानी डाल रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा। ये तुरंत जो है इतनी उष्मा उत्पन्न होगा कि ये ग्लास का जो बीकर होगा वो आपका टूट जाएगा और आप जल जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पानी ले लीजिए और उसमें अम्ल डालिए, यानी पानी में अम्ल डालना है। तो आप जो है प्रयोगशाला में जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे आपको बोर्ड पे पूरा एकदम पोस्टर बना हुआ लिखेगा, नेवर पॉवर मीन्स कभी भी उड़ेलिए मत। नेवर पॉवर वाटर इनटू एसिड। ये आप याद रखिएगा, नेवर, ये आपको प्रयोगशाला में लिखा रहेगा पोस्टर पे कि नेवर पॉवर वाटर इनटू एसिड। यानी नेवर माने कभी नहीं, पॉवर माने उड़ेलना, वाटर माने पानी, इनटू माने में, एसिड माने अम्ल में। यानी कभी भी आपको अम्ल में पानी उड़ेलना नहीं है, यानी अम्ल में पानी नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है? पानी में अम्ल डालना है, वो भी कैसे? बूंद बूंद करके। अगला बच्चों, चौथा गुण है जो भी हमने देखा था कि अम्ल क्या करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। हम क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगला बच्चों, ये इनका भौतिक गुण हो गया। भौतिक गुण मतलब जो इनको, जो बाहर से दिख रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इनके भौतिक गुण हो गए। तो हम सभी गुणों को इनको एक साथ लिख रहे हैं। तो पहला गुण एक बार देख लीजिए, ये प्रबल संक्षारक होते हैं, यानी ये नष्ट करने वाले होते हैं। इनको लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि पे डालने पर वो कपड़े को और लकड़ी आदि को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु इन्हें कभी भी चखना नहीं है। क्यों नहीं चखना है? क्योंकि ये हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि आपने एसिड अटैक के बारे में सुना होगा कि दिल्ली में आज एक लड़की पर कुछ बदमाशों ने अम्ल फेंक दिया, एसिड अटैक कर दिया। तो वो यही अम्ल होता है जो उनकी शक्ल को, उनकी चेहरे को बर्बाद कर देता है। ऐसे दरिंदे हमारे समाज में टहल रहे हैं।
अम्ल जल में विलय होता है तथा घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी जब आप अम्ल को जल में डालोगे, ये ध्यान रखिए, अम्ल को हमने परिभाषा भी लिखा है ना, घोलने, अम्ल जल में विलय, यानी अम्ल को जल में डालना है, अम्ल को, लेकिन जल में अम्ल को डालना है, लेकिन अम्ल में जल नहीं डालना है। तो आप जब प्रयोगशाला में जाएंगे तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना है, बल्कि पानी में अम्ल डालना है। तो आपको पोस्टर पे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आप अगर ये चीज़ किसी के सामने बोलोगे, नेवर पोर वाटर इनटू एसिड, मतलब कभी भी, नेवर माने कभी नहीं, पोर माने उड़ेलना है, वाटर माने पानी, इनटू एसिड माने अम्ल में, यानी अम्ल में पानी को कभी नहीं उड़ेलना है, यानी अम्ल में पानी कभी नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है, पानी में अम्ल डालना है, वो भी कैसे, बूंद बूंद करके। उसके हमने कारण बताया क्यों, क्योंकि जब आप डालोगे तो वहाँ से बहुत ऊष्मा निकलती है। तो इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि अम्ल में जल घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जो अपक्रिया ऊष्मा देती है उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। अर्थात अम्ल का जल में घोलना ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया प्रदर्शित करता है, और ऊष्मा इतनी ज़्यादा निकलती है अगर प्रबल अम्ल है कि वो जो ग्लास का टुकड़ा रहेगा, आपका बीकर रहेगा, वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ आप इसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि जो एसिड अटैक होता है, जो पुरुष जो है दरिंदे हैं हमारे गांव समाज में, महिलाओं पे अम्ल फेंकते हैं, ऐसे समाज में अराजक तत्व हमारे घूम रहे हैं, तो वो यही अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये आप जानिएगा कि अम्ल कितना खतरनाक है, और उसे कभी चखना नहीं है, और उसे कभी अम्ल में पानी डालना नहीं है। अगला गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसको हमने विशेष रूप से परिभाषा में भी देखा था। आइए देखते हैं अगला गुण इसका क्या है। अगला गुण है, जैसे कुछ धातु हैं, अगर उनको हम अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एक हिसाब से ये रासायनिक गुण है। बच्चों, किसी पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक रासायनिक और एक भौतिक। तभी हमने जो देखा उसके भौतिक गुण को देखा है कि क्या होता है, कैसे होता है ना, क्या कर नीला कर दे रहा है, स्वाद में खट्टा है। एक हिसाब से हमारा पांचवा गुण जो है एक रासायनिक गुण है। जैसे धातुओं के साथ है ना, कुछ धातुओं के साथ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम हेडिंग के रूप में, धातुओं के साथ, अब सभी धातुएं नहीं होंगी, कुछ धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जो धातुएं होती हैं, आप इसको घबराइएगा मत, आपको एक इसके बाद वाला चैप्टर है वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो आइए देखते हैं। अगर आप मैग्नीशियम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मैग्नीशियम, और इसको आप जल में किसी अम्ल में डाल देंगे, मान लीजिए H2SO4 हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, इसको आप ले लेंगे, और इसको जब मैग्नीशियम धातु को इसमें डालेंगे तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आपसे हम एक चीज़ पूछें, ये कौन सी अपक्रिया है, ये कौन सी अपक्रिया है? तो यह दो प्रकार की अपक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। एक, हाइड्रोजन को, जो पहले चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया किसने, मैग्नीशियम ने, यानी इसके स्थान को किसने ले लिया, मैग्नीशियम ने। तो एक तो हो गया ये प्रतिस्थापन अपक्रिया। दूसरा, ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस निकले उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। एक हिसाब से ये हमारी एक ऑक्सीकरण अपक्रिया भी है। जैसे ऐसे अगर जिंक ले लोगे, इसको आप HCl में डाल दोगे तो यहाँ से भी ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक हिसाब से, यहाँ पे 2 क्लोराइड है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं, तो हमारे समीकरण को संतुलित कर देगा। बच्चों, अगली अपक्रिया है, या अगला गुण इसका है छठवां, और अम्ल के सारे गुण हो जाएंगे। तो अम्ल क्या, अम्ल क्षार से क्रिया करके, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण, मीन्स जो साल्ट होते हैं, लवण तथा जल बनाकर उदासीनीकरण को प्रदर्शित करते हैं, उदासीनीकरण को प्रदर्शित
उदासीनीकरण को प्रदर्शित करते हैं। अब उदासीनीकरण क्या है, ये हमारी अगली हेडिंग ही होगी बढ़िया से कि उदासीनीकरण क्या है। तो जहाँ जहाँ अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, चाहे जहाँ जहाँ अम्ल क्षार क्रिया करेंगे, तो वहाँ से क्या होता है कि उनके इस क्रिया को हमने एक नाम दे दिया है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट कर देगा, या हम कहें क्षार के प्रभाव को अम्ल नष्ट कर देगा, यानी उदासीन बना देगा। तो इसीलिए हम लोग उस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और इस क्रिया से लवण बनता है और जल बनता है। लवण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको हमें अगली पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो एक क्रिया देखते हैं, जैसे हमारा ये HCl अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल है। इसमें हमने NaOH डाल दिया, ये हमारा क्या है, क्षार है। अभी हमने इनको अम्ल और क्षार की परिभाषाओं में देखा था। तो होता क्या है कि जब आप देखोगे यहाँ से हमारा क्या मिलता है, H+ मिलता है, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक Cl-, और यहाँ से आपके क्या देखे थे, Na+ और OH- मिला था। तो इसका H+ और इसका OH- आपस में जुड़ जाएगा। H+ और OH- जुड़कर क्या बनाएगा, जल बन जाएगा, H2O। और क्या, Na+ और Cl- जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो जो NaCl है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा ये चीज़। तो HCl और NaOH आपस में क्रिया करके NaCl क्या है, एक लवण है। कौन सा लवण है, जो साधारण नमक आप खाते हो वही है वो, और जल बनाया। तो इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसको हम लोग आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे उष्मा भी निकलती है। तो इस चीज़ को आप उष्माक्षेपी क्रिया में देख चुके हो। चलिए यहाँ पे जाने दीजिए। ये हमारे अम्ल के गुण हो गए 6। इनको अच्छे से याद रखिएगा। एक बार हम फिर से पूरा समराइज कर रहे हैं। पहला क्या था कि अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी इनको कपड़ा लकड़ी आदि पे जो है अगर गिरा दिया जाए तो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरा क्या था, स्वाद में खट्टे होते हैं, और हमने लिखा था कि इसको चखना कभी मत, है ना। और तीसरा क्या था, अम्ल को जल में घोलने से उष्मा निकलती है, उत्पन्न होती है। लेकिन आप वहाँ पे विशेष एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप अम्ल को या अम्ल में पानी नहीं डालेंगे, बल्कि पानी में अम्ल डालेंगे। नेवर पोर वाटर इनटू एसिड। चौथा गुण था हमारा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पांचवा हमारा है कि ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ। छठवां गुण हमारा है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक उदासीन लवण तथा जल बनाते हैं। इसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, जैसे HCl और NaOH आपस में क्रिया करके। अगला हमारा है क्षारों के गुण। किसके गुण, क्षारों के गुण। तो क्षारों के गुण में देखते हैं, इसके भी 5-6 गुण हैं, देख लेते हैं जल्दी से। तो क्षार के समान गुण, इनके भी निम्नलिखित गुण हैं। तो फिर से वही पहला, जो क्षार होते हैं ये भी जो है अम्लों की तरह संक्षारक होते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा नष्ट करने वाले नहीं होते। क्योंकि हमने आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जो महिलाएं होती हैं समाज में, या लड़कियां होती हैं जो अराजक तत्व लोग हैं समाज में, उनके ऊपर जो एसिड अटैक करते हैं, यानी वो अम्ल ही फेंकते हैं, कभी क्षार नहीं फेंकते। क्यों, क्योंकि क्षार उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। लेकिन हाँ, ये भी खतरनाक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहला गुण वही लिखते हैं कि क्षार भी संक्षारक होते हैं। संक्षारक यानी ये भी नष्ट करने वाले। क्षार भी संक्षारक होते हैं, परंतु अम्ल से कम होते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, बाकी आप जान ही रहे हो, किसको हम कागज पे लकड़ी पे कपड़ा डालेंगे तो उसे नष्ट कर देगा, गला देगा, वो आप जान ही रहे हो। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि क्षार भी संक्षारक होते हैं, लेकिन ये अम्ल से कम होते हैं। अच्छा, अगला दूसरा गुण हमने जैसे अम्ल में पढ़ा था क्या, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे यहाँ भी देखेंगे क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, तेज खट्टे होते हैं ना, खट्टे होते हैं। यहाँ फिर से क्या, आपको चखना नहीं है, परंतु चखना नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
कि क्षार को भी चख नहीं सकते। अगला है जो तीसरा गुण हमारा है बच्चों, यहाँ पे गलती हो गई, क्षार स्वाद में खट्टे नहीं कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण लिख लीजिए यहाँ पे, तीक्ष्ण है ना, स्वाद में तीक्ष्ण या खट्टे कड़वे होते हैं, है ना, कड़वे, ये अम्ल की परिभाषा थी, खट्टा होता है। चौथा, ये भी क्या है, ये भी जल में क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, ये भी जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। चौथा आपका क्या था, वहाँ पे लिटमस पेपर को चेंज कर दिया था, ये क्या करेगा, ये माने कौन, क्षार, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार जो है लाल को नीला कर देते हैं। पांचवा आपका है ये चिकने होते हैं, साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। ये इनके सामान्य गुण हो गए जो भौतिक वाले थे, भौतिक वाले गुण। अगला इनका छठवां जो गुण है उसको देखते हैं हम लोग। बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, हम यहाँ पे एक चीज़, जैसे यहाँ पे साबुन का नाम लिया, तो साबुन को कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको इसके गुण के रूप में पढ़ लेते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, साबुनीकरण एक चैप्टर ही है। तो छठवें गुण को हम लिख लेते हैं क्षार, कौन, क्षार, वसा माने घी वगैरह, वसा व तेलों से, वसा व तेलों से क्रिया करके साबुन बनाते हैं, इसे या इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इस परिभाषा को फिर से देखते हैं। क्षार वो होते हैं जो वसा व तेलों से क्रिया करके साबुन बनाते हैं, इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। जैसे जो वसाएं होती हैं या तेल होते हैं, उनके जो सामान्य सूत्र हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, CH2COOR, यहाँ से COOR, ये CH2COOR। बच्चों जहाँ पे R होता है वह परिवर्तित होता रहता है। जैसे डालडा, आप सुने होंगे डालडा में जो R होता है वो C17H35 होता है। जो डालडा होता है ना, वहाँ पे R का मान क्या होता है, C17H35। जो सरसों का तेल होता है या ऐसे तेल होते हैं उसमें C17H33 होता है ना। तो बच्चों ये R जो है तेलों के प्रकार, वसाओं के प्रकार के आधार पर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सामान्य रूप से R लिख दिया। तो इसको आप घबराइएगा मत, आपका जो अगला चैप्टर है कुछ समय बाद पढ़ेंगे जो, उसमें आपको साबुन एक चैप्टर ही पढ़ना है। तो हमने आपको एक जनरल वे में बता दिया कि R अगर ये है तो ये डालडा वाला फॉर्म बन जाता है, R अगर ये है तेल वाला फॉर्म बन जाता है, जैसे रिफाइन वाला। अच्छा, तो इस R को हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के लिख रहे हैं, R, ये R, या ऐसे रहने दीजिए। ये हमारा हो गया वसा। बच्चों यहाँ पे हम वास लिखे थे, यहाँ पे वसा है ना, वसा, या इसको हम कहते हैं तेल। जब इसकी क्रिया NaOH से होगी, NaOH मतलब क्षार से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बन जाता है CH2 क्षार, ये OH यहाँ पे चला जाएगा तो बन जाएगा CH2OH। बच्चों इसका नाम है ग्लिसरॉल। आप जानते हो जो लोग कॉस्मेटिक के रूप में, सौंदर्यता के रूप में यूज करते हैं, ये बहुत ऑयली होता है। जैसे कहीं पैर फट रहा है या हाथ फट रहा है तो वहाँ पे ग्लिसरॉल लगाते हैं।
और जो बचा हुआ हमारा है ये R, क्या बचा था हमारा, यहाँ पे ये टूट गया, यहाँ पे क्या आ गया OH, देखो ये हट गया है ना, CH2 था उसके स्थान क्या आ गया OH, साइकिल और COOR बच गया, COOR बच गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Na आ जाएगा, क्या आ जाएगा Na, यहाँ से टूट के यहाँ पे एक Na आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे आप OH दे देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे Na, तो ऐसे आपके पास यहाँ से एक ROOCNA मिलेगा, RCOONA, और एक यहाँ से, तो ये ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे तोड़ दिया है, और OH इसको मिल गया, तो ये CH2OH बन गया, एक ग्लिसरॉल हो गया, ये आपका RCOONA हो गया, इसका नाम आपका साबुन है, इसका नाम क्या है साबुन, ये आपका साबुन है। तो यहाँ पे 3 बार तोड़ना होगा, तो 3 NaOH की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने 3 OH लगाया है, तो यहाँ से हमें 3 साबुन भी मिलेगा। तो ये आपका 6वां गुण हो गया कि साबुन कैसे बनाया जाता है। इसका अंतिम जो गुण है 7वां है, उसको देख लेते हैं। ये आप पढ़ चुके हो 7वां, वही कि अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा, तो उसी का उल्टा है कि अगर क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब उसमें हमने अम्ल को पहले लिखा था, तो यहाँ पे क्षार पहले लिख लीजिए NaOH और प्लस HCl, फिर से वही आपका क्या बन जाएगा NaCl जो लवण है और H2O जो जल है। ये बच्चों अम्ल और क्षार के बारे में जितनी भी परिभाषाएं थी, उनके गुण क्या थे, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। आगे हम कुछ वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, मैक्सिमम 1 या 2 वीडियो और लगेंगे। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे लवण क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए, हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में। धन्यवाद।